एक्टिव बुक। और इतिहास में अभी हमने 2 एक्सरसाइज बस कंप्लीट किया है। आज ये तीसरा एक्सरसाइज है महाजनपद काल, जो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 325 ईस्वी पूर्व तक चला था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, जिसमें महाजनपद दिया गया है और उसकी राजधानी आपको यहाँ पे मिलाना है। तो गंधार का कहाँ पे था? तक्षशिला। गंधार का राजधानी तक्षशिला। सूरसेन का मथुरा, सूरसेन मथुरा। वत्स, वत्स था कौशाम्बी, वत्स का कौशाम्बी। कौशल का श्रीवास्ती, श्रावस्ती। फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। गंधार, तक्षशिला, सूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी, कौशल का श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही आंसर होता। हर्यक वंश के लिए किस शासक को कुनिक कहा जाता था? हर्यक वंश के लिए किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को, अजातशत्रु को। अजातशत्रु किस वंश से थे? तो हर्यक वंशी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की थी? ये किया गया था उदयन के द्वारा, उदयन। ऑप्शन नंबर बी सही है। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। यह था कालाशोक। कालाशोक को ही काकवर्ण कहा जाता था, जिसने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था, और वह शिशुनाग वंश का शासक था। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुआ था? बेबीलोन, बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस, पोरस को ही पुरु कहा जाता था। पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? मीन्स किस नदी के तट पर वो रुके हुए थे? तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? झेलम, झेलम नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण, शहरीकरण प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? फिर से रिपीट करते हैं। किस प्रकार के मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। उस टाइम में पॉलिशकृत बर्तन मिल रहा था, ये अर्बनाइजेशन का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? भोजक या ग्राम भोजक? भोजक या ग्राम भोजक। ऑप्शन बी सही है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका, अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए सही है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदनंद, महापदनंद। ऑप्शन नंबर ए सही है। ग्रीक या यूनानी लेखकों जिसने अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा जाता था, कौन सा यूनानी लेखक था जिसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा जाता था? उस लेखक का नाम था घननंद, घननंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जिनके या किनके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा। ऑप्शन ए। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा। इस दोनों प्रश्न को फिर से रिपीट कर लो, अच्छा प्रश्न है। ये था प्राचीन भारत का पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। फिर दूसरा विदेशी आक्रमण या फिर पहला यूरोपीय आक्रमण, ये किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ सही था। ईरान के हखमनी वंश के शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। वो शासक कौन था? उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो वो था डेरियस, डेरियस, दारायबाहु प्रथम। ऑप्शन नंबर बी सही है। हाइडेस्पस या बितास्ता, जिसे झेलम का ही पुराना नाम है बितास्ता या हाइडेस्पस, इसे उस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है जो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। या तो फिर मीन्स क्या बताएं, झेलम नदी के तट पर हुआ था, और झेलम नदी को उस टाइम में हाइडेस्पस कहा जाता है। इस नाम को नहीं भूलना, कहीं कहीं आपको हाइडेस्पस झेलम के बदले में डाल देगा, तो कंफ्यूज नहीं करना, बार बार रिपीट करो हाइडेस्पस, ठीक है ना। हाइडेस्पस का युद्ध तो ये किन दोनों के बीच हुआ था? तो आंसर मैंने बोल ही दिया, सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच। इसको हाइडेस्पस का युद्ध भी कहा जाता है। तो प्रश्न अगर ये आ जाए कि हाइडेस्पस के युद्ध किन दो लोगों के बीच हुआ था या किन दो शासकों के बीच हुआ था, तो सिकंदर और पोरस के बीच। कब हुआ था? 326 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व हाइडेस्पस का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। वर्तमान में वही झेलम नदी है। सिकंदर
ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? वो हेरस्पस का युद्ध था 326 ईस्वी पूर्व। यहाँ पे शासक और वंश दिया गया है आपको, यहाँ पे सुमेलित। तो बिंदुसार था हर्यक वंश का, बिंबिसार हर्यक वंश का, कालाशोक शिशुनाग वंश का, कालाशोक शिशुनाग वंश का, महापद्नंद नंद वंश का, और बिंदुसार मौर्य वंश का। रिपीट कर लेते हैं इसको फिर से। बिंबिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्नंद नंद वंश, बिंदुसार मौर्य वंश। आगे 18वां प्रश्न है, इसमें भी महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र दिया गया है कि उसको अब किस नाम से जानते हैं। मगध पटना, मगध पटना व गया जिला था। वत्स इलाहाबाद, वत्स कौन सा जगह था? इलाहाबाद। कौशल अवध, और अवंती मालवा, अवंती मालवा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौशल अवध वत्स इलाहाबाद, मगध तो पता ही है पटना और गया। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या राजगिरी। ऑप्शन नंबर सी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? मीन्स पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाया था? उदयीन के द्वारा, उदयीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? 16 महाजनपद का सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का सूची मीन्स उल्लेखित है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद, घननंद। ऑप्शन नंबर बी, ये नंद वंश का था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व, 6ठी सदी ईसा पूर्व। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण, इसमें से कौन सा कारण सिकंदर का सफल रहने का कारण था भारत में? तो भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, मतलब सब छोटा छोटा साम्राज्य था। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ट्रेंड था। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये तो हर शासक को मिला था। वह एक अच्छा प्रशासक भी था। तो यहाँ पे सारे कथन सही है, डी 1 2 3 4 सारे कथन सही है, जिसके कारण सिकंदर को भारत में सफलता मिला। या फिर ये सारे कारण, चाहे बाबर आ गया हो या जो भी आया हो, ये सारे कारण उसको भी हेल्प करता था भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए, चाहे अंग्रेज का ही हो, तो इसमें भी वो हेल्प किया था। आगे दिया गया राजा और राज्य, कहाँ का राजा कौन था आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो पद्दोत, ये था अवंती का, पद्दोत, पद्दोत राजा कहाँ का था? अवंती का। उदयीन था मगध का, उदयीन मगध का। प्रसेनजित था कौशल का, प्रसेनजित कौशल का। अजातशत्रु वत्स, अजातशत्रु वत्स। फिर से रिपीट करते हैं, प्रद्योत, प्रद्योत अवंती, उदयीन मगध, प्रसेनजित कौशल, अजातशत्रु वत्स। आगे दिया गया है, अभिलेखीय साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नंद राजा के आदेश से इसमें से एक नहर खोजा गया था। वो कहाँ ये नहर खोजा गया था? कलिंग में, कलिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? डेरियस, डेरियस। ऑप्शन नंबर सी। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहता था? यह है बज्जी सिंह या वैशाली के साथ, वैशाली। बज्जी सिंह के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुसल, एक प्रकार का ऐसा हथियार था, मीन्स उसमें गद्दा लगा रहता था, और एक महाशिला कंटक था जिसे पत्थर निकलता रहता था, ठीक ना? तो इस 2 प्रकार के हथियारों का प्रयोग किसने किया था? आंसर क्या हो जाएगा अपना? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने पहली बार वैशाली के अगेंस्ट ये रथमुसल और महाशिला कंटक 2 हथियार का प्रयोग किया था। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद या धननंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व। निम्नलिखित राजाओं पर विचार करना है, मीन्स अजातशत्रु दिया गया है, बिंदुसार और प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन से बुद्ध के समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन इसमें से कौन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजित, अजातशत्रु और प्रसेनजित। ऑप्शन नंबर सी सही था, 1 और 3 बस सही होगा। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान
बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय हुआ। इसका मुख्य कारण क्या था? कि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होना प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए सही है। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा का चिकित्सा करने के लिए भेजा था? अवंती के राजा का चिकित्सा के लिए भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ये किया गया बिंबिसार के द्वारा। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? इसमें से किसका विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी का नहीं किया, जबकि अवंती और वत्स दोनों को अपने अंदर मिला लिया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? मीन्स काशी का विलय अभी हम पढ़े थे कि शिशुनाग के द्वारा नहीं किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी को मगध में मिला लिया था। मगध साम्राज्य के बारे में इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें सारे कथन सही है। पहला कथन है पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। मगध साम्राज्य का स्थापना बृहद्रथ ने किया था। महापद्नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण किया। महापद्नंद को दो उपाधि प्रदान किया गया, सर्व छत्रांतक और इकराट का उपाधि। तीसरा कथन है ग्रीवरज, राजगिरी, पाटलिपुत्र और वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। तो ये तीनों कथन सही है, आपको तीनों कथन याद करना होगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, कोई कथन गलत नहीं है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासक था? सिकंदर के समय 326 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में किसका शासक था? नंदवंश का। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक छठी सदी ईसा पूर्व प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी ईसा पूर्व में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर बन गया था? तो मगध। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में जाना जाता है? पहला है खरोष्ठी लिपि का प्रचार, बिल्कुल सही है, खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ। खरोष्ठी लिपि जैसे उर्दू लिखा जाता है दाएं से बाएं की तरफ, तो ऐसा ही खरोष्ठी लिपि भी होता है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार। अच्छा, इसका मैंने जिक्र क्यों किया? पिछली बार बीपीएससी में पूछा गया था कि इनमें से कौन सी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो खरोष्ठी लिपि, ठीक ना। आगे क्या है? अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, यह भी हुआ था। ईरानियों का छत्रप प्रणाली का प्रचार, यह भी प्रारंभ हुआ। घंटा आकार का गुंबज कला का प्रचार, यह भी आरंभ हुआ। और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, तो ये 5 प्रथा में स्टार्ट हुआ था। आंसर अपना डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर के आक्रमण से इसमें से किस पे प्रभावित नहीं हुआ था? तो उसने भारत को यूनानियों की रियासत बनाया, ऐसा नहीं हुआ था। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किसमें नहीं था? मगध। ऑप्शन नंबर डी सही है। जबकि कहाँ था? तो कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लक्षवी और कुशीनगर के मल्ल में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। निम्नलिखित में से किसे सेनिया मीन्स नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? जो परमानेंट सैनिक रखता था वो कौन था? बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? मीन्स भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता था? महापद्नंद को। डेरियस, जिसे दारियाबाहु प्रथम भी कहा जाता है, ने 526 ईस्वी पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसमें कितना राजस्व प्राप्त होता था? उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट।
निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ मेनली कौन कौन से इतिहासकार आए थे? तो नियाकर्स, एरिस्टोबुलस और एनासिक्रिटस। हेरोडोटस उनके साथ नहीं आया हुआ था, तो ये तीनों आया था, ये नहीं आया था, इसलिए हेरोडोटस अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इन्हें हिस्ट्री का फादर भी कहा जाता है। महाजनपद काल की श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। संचालक को उस टाइम में क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन। श्रेष्ठीन। आगे प्रश्न है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान, अमीर किसान। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे फिर सुमेलित करना है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। अष्टकुलक ये होता था एक परमादर्शी संस्था, परामर्श देता था। महापात्र ये उच्च कोटि का अधिकारी होता था। बाली साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। सैलिक या शुल्क अध्यक्ष ये शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क व चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। ऑप्शन ए यहाँ आपका सही है। आगे प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं उसी कारणवश उसने अपने पुत्र को मार दिया? फिर से रिपीट करते हैं इसको। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? आंसर क्या है? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ऐसा किया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। वैशाली जो है विश्व का पहला गणतंत्र है, समझ लो। विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा है? वैशाली है। जिसे किसने स्थापित किया था? लिच्छवी ने किया था, लिच्छवी। ऑप्शन नंबर डी। आगे सुमेलित करना है, महाजनपद दिया गया और राजधानी दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है आपको सुमेलित करना है। तो कुरु, इंद्रप्रस्थ। कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल। पंचाल कहाँ का होगा? कौशाम्बी। पंचाल, कौशाम्बी। 1 मिनट, मैंने शायद गलती किया, इसको फिर से रिपीट कर लो। कुरु, इंद्रप्रस्थ, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अहिछात्र, कौशल, साकेत, कौशल, साकेत, वत्स, कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अभी पढ़े थे अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 जनपद की सूचीबद्ध उल्लेख है। आंसर है ए। 6ठी सदी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? राजस्थान में। राजस्थान में। तो आपका ये खत्म हो गया। आगे धार्मिक आंदोलन का पार्ट फेज 2 है, तो वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने का मौका मिल रहा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। नहीं पसंद आ रहा हो डिसलाइक भी कीजिएगा, पर शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।